एनीबडी? आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं? आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज? माइक अनम्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ जाएगा। स्वप्निल जेई 11th में है, जयेश 11th में है, जेई में 11th में है, राज नीट 11th में है, जयेश 11th में है। जयेश आप नीट, अच्छा जेई कर रहे हो, हाँ सॉरी। शांतिका जेई कर रही हैं। आप कौन से स्टैंडर्ड में है बेटा? 12th में। ओके, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज सुनने मिलेगा तो भी मुझे भी अच्छा लगेगा, सिर्फ स्क्रीन से बात नहीं करूंगा। और कोई जेई नीट ड्रॉपर है? कोई नहीं, तो हम ड्रॉपर के पर्सपेक्टिव से ये सेशन में बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, सो आप लोगों की जेई और नीट की तैयारी तो शुरू हो गई होगी, ठीक है श्रावणी? ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। आप लोगों की जेई और नीट की तैयारी तो शुरू हो गई होगी अब। तो कैसी चल रही है तैयारी? सिलेबस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। हाँ हाँ बताइए, अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए, बताइए। अच्छी अस्मिता, चल माइक अनम्यूट करने की रही परमिशन है। नहीं दी है क्या बच्चों को? अस्मिता? सर बोला था मैंने, जो हाँ, स्टार्टिंग में मॉडरेशन जो में ना सब बच्चे माइक अनम्यूट कर सकते हैं ना? ठीक है। हाँ तो भाई माइक अनम्यूट करो, बताओ कैसी चल रही है तैयारी? सी, अच्छी चल रही है अच्छी चल रही है, तैयारी। कोई परेशानी आ रही है? अभी थोड़ी हम जेई के लिए परेशानी आ रही है। क्या परेशानी आ रही है बेटा? अभी वो एडवांस लेवल के जो स्टडी होता है ना, वो वीक हो रहा है, इसलिए। वो वीक हो रहा है। मेन का तो हो रहा है, लेकिन एडवांस का नहीं हो रहा। जयेश हटियाल, आप गुजराती हो बेटा? यस। ગુજરાતીમાં વાત કર, અમારે બધી ભાષાઓ આવડે, ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, ઇંગ્લિશ, જે ભાષામાં વાત કરવી હોય એ ભાષામાં શું તકલીફ આવે છે બેટા? એવું છે ને કે મારે એડવાન્સ દેવાની છે, પણ હું એને વિડીયો લેક્ચર ઇંગ્લિશમાં જોઉં છું, હા, એટલે ઇંગ્લિશમાં જેટલું બને એટલું ગુજરાતીના શબ્દને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરી અને શીખું છું અત્યારે. મેઇન ની તો તૈયારી થઈ જાય છે, પણ ઓકે, એડવાન્સ લેવલની છે ને તેમાં થોડી તકલીફ રહે છે. तो 11वीं में છો 12वीं में છો? 11મી। ओके, मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ इसने क्या बताया इस वक्त। देश का ऐसा हो रहा है कि उसको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, वो सब कुछ देखता है इंग्लिश में, जो लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स देखता है इंग्लिश में, लेकिन उसके बाद उसको फिर से रीट्रांसलेट करता है अपनी मदर टंग में, विच इज गुजराती। वो मदर टंग में रीट्रांसलेट करने के बाद उस चीज को फिर से इंग्लिश सॉल्व करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। तो इस चक्कर में होता क्या है कि जो एडवांस की कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की, उस क्वेश्चंस में उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जयेश, हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? यस यस, ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, તું મારી સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરજે, હું ટ્રાન્સલેટ કરી દઈશ, કાંઈ વાંધો નથી। हाँ हाँ। हो, ओके, ओके। ठीक है। सो हाँ तो ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम और किसी को आ रहा है? सेम प्रॉब्लम कि लैंग्वेज बैरियर है हमारे साथ? नहीं, ओके। आ रहा है स्वप्निल आपको? तो सर लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, लेकिन वही एडवांस लेवल का थोड़ा नहीं एडवांस हो लेवल के पा रहा है क्वेश्चंस स्टडी। नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और किसी तरीके के, और किसी को और कोई तरीके के प्रॉब्लम्स? नहीं, ठीक है। સર, આપણે એડવાન્સના ક્વેશ્ચન હોય છે તેમાં ગુજરાતીઓ આપણે છીએ એટલે ઇંગ્લિશમાં અત્યારે તકલીફ પડે છે, પણ આપણે ઇંગ્લિશના થોડાક એવા શબ્દો પણ આવી જાય છે એડવાન્સના ક્વેશ્ચનમાં। એના માટે તમે આમ કંઈક I'll ડિક્શનરી। try to help you on that, मैं उसमें तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। दूसरी परेशानियां क्या आती हैं? लेट्स सी कि जनरल परेशानियां क्या होती है। अगर इसमें से कोई भी परेशानी आप लोगों को दिखे तो या तो माइक अनम्यूट करके यस सर करके जोर से चिल्ला देना, या फिर एटलीस्ट अपना हैंड रेज कर देना। हैंड रेज का ऑप्शन गूगल मीट ने डाल दिया है, तो उसमें हैंड रेज कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई इतने बच्चों को तो एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि बहुत बार हमसे ऐसा होता है कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हमें प्रैक्टिस कब करते हैं हम? लेक्चर खत्म होने के बाद असाइनमेंट मिलती है या डीपीपीज मिलती हैं,
तो असाइनमेंट या डीपीपीस मिलने पर हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं। सॉरी। तो जब हम वो प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हमारे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ही असाइनमेंट में क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसके बाद जैसे ही हम घर पे गए, सॉरी, उसके बाद जैसे ही हम टेस्ट देते, टेस्ट हम देते हैं एक आध हफ्ते बाद। अस्मिता जरा चेंज का माइक कर दो। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो जैसे ही हमारी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हमारी टेस्ट होती है। टेस्ट में सेम स्टाइल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम टेस्ट में वो क्वेश्चंस कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। हमको अचानक से समझ में नहीं आता कि यार टेस्ट में ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ, या टेस्ट खत्म होने के बाद देखते हैं और इसको तो ऐसे सॉल्व करना था, ये वाला तो मैंने किया हुआ था। ऐसा वाला हालत किसका होता है? होता है ऐसा वाला हालत? खाली हैंड रेस कर दो तो भी चलेगा मुझे। यस। ओ 4-5 रहे हैं हाथ ऊपर आगे एक साथ। परफेक्ट। ये क्यों होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। श्रवणी का भी हाथ ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये सबके साथ हो रहा है, मतलब आप लोग अकेले नहीं हो, मैक्सिमम बच्चों के साथ सेम चीज हो रही है। और ये ग्रुप सेशन का मजा ही ये आता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोगों को बुलाते हैं, और ग्रुप सेशन में जब तुम लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं प्रॉब्लम वाला, तब तुम लोग मेरी बात पे थोड़ा सा भरोसा कर लेते हो। अब मेरे पास तजुर्बा है 15 साल का, तो मैं हर प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि किस बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, हम कोर मुद्दे पे जाते हैं। कोर मुद्दा क्या है? कोर मुद्दा ये है कि जेई एग्जाम और नीट एग्जाम ये 11th-12th का कंबाइंड सिलेबस है, ठीक है। अब जब कोई चीज 11th और 12th की कंबाइंड सिलेबस होती है तो क्या होता है? 11th-12th की कंबाइंड सिलेबस होने से प्रॉब्लम ये होता है कि हमने 10th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ाई की थी ना, वो हमने सेमेस्टर पैटर्न में पढ़ाई की हुई है। 10th में एक साल आता है जब हमें पूरे साल की सिलेबस एक साथ करनी होती है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बैच कोविड बैचेस थे, तो आप लोगों को वो भी एक दिक्कत आ गई थी कि भाई कोविड बैचेस थे, तो आप लोगों का सिलेबस वैसे भी ट्रंकेट करके दिया हुआ था। लेकिन अब जेई में ऐसा नहीं होने वाला है, या नीट में ऐसा नहीं होने वाला है। नीट में पूरे 96 चैप्टर्स आपके पास है। अब इन 96 चैप्टर्स का मतलब क्या हुआ? 96 चैप्टर्स का मतलब ये हो गया कि 96 चैप्टर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे मिलाकर तुम्हें फॉर्मूलाज पढ़ने। तो ये कितने हो जाते हैं? हर चैप्टर में कम से कम 4 या 5 बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। उन बड़े कॉन्सेप्ट्स के सब कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जो 4 से 5 और होते हैं हर कॉन्सेप्ट के। इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास टोटल पूरे 2 साल में पढ़ने के लिए 2,500 से 3,000 फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, इसका कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हर साल बच्चे ये तैयारी करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चैलेंज इनको याद रखना नहीं है। चैलेंज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि भाई सही समय पर, मैं जब टेस्ट के बीच में 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उस वक्त मुझे चमकना चाहिए कि ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। 3 घंटे की टेस्ट है, पूरे 2 साल की या 3 साल की, अगर आप ड्रॉपर हो तो 3 साल की, 2 साल की या 3 साल की पढ़ाई और मेहनत पूरी की पूरी उन 3 घंटों में आइडेंटिफाई होने वाली है। 3 घंटों में आपको करना क्या है? 3 घंटों में आपको करना है, आप जेई के अगर एस्पिरेंट हो तो 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नीट के एस्पिरेंट हो तो आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब 180 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? 180 मिनट, 180 क्वेश्चन मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन। जब आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब है आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चलेंगी उस 1 मिनट में। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर ऑप्शंस पढ़ोगे, आंसर ऑप्शंस पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आपने आंसर ऑप्शंस पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको चमकना चाहिए कि भाई ये इस चैप्टर से, इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है और ये ऐसे इसका कंसेप्ट है, मेरे को ये मार्क करना है। ये नीट के बच्चों के लिए। जेई के बच्चों के लिए एक स्टेप और बढ़ जाता है। क्यों? जेई के बच्चों को 2.5 मिनट मिलने वाले हैं, मतलब वो 2.5 मिनट कोई तुम्हारे लिए एडेड एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो 2.5 मिनट को भी चूज के ले लेते हैं पेपर सेटर्स। क्योंकि तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन चमक गया कि ये फॉर्मूलाज लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में, तो उसका जो कैलकुलेशन करने बैठना होता है, उस कैलकुलेशन को कितना समय लगेगा ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमको। हम जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन को कितना वक्त लगेगा, इसका मतलब है हमें ये चॉइस करनी पड़ती है कौन से क्वेश्चंस हम पहले करें, कौन से क्वेश्चंस हम बाद के लिए रखें। क्यों? क्योंकि ये आपका सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम है। याद कीजिएगा, ये प्रॉब्लम भी आप फेस करते होंगे। कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो हम क्वेश्चन के अंदर घूम जाते हैं।
मतलब बार बार कैलकुलेशन करते 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 हर जगह पर हम घूमते हुए जाते हैं। ठीक है, अब हम जब घूम गए हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो 2.5 मिनट मिले उसकी जगह पे हम 6 या 7 मिनट लगेंगे। शांतिका, आपने रिसेंटली हैंड रेज किया है, डू यू वांट टू स्पीक? Hello, sir. हाँ जी, बताइए। Sir, actually, whenever I solve the questions of GE Advanced, like I choose 10 questions probably, and it took so much time, like 1 hour and 1.5 hours. So I want to reduce the timing for each question. So what is to That's be the done here problem. is exactly this is the problem. Choosing the right questions in JEE, choosing the right questions is the problem. In NEET, letting go the right questions is also the problem. Sorry, letting go the wrong questions is also a problem. Why, I will tell you. First problem is you've chosen the wrong question. तुमने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया है। गलत क्वेश्चन चूज करने की वजह से तुम्हारे साथ क्या होने वाला है कि तुम उस क्वेश्चन में बहुत टाइम स्पेंड कर दोगे। तो इसकी तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे चूज करने हैं। So I will help you with that also. First I am listing down all the problems, then one by one I will show you all the solutions की जितने problems है। मैं problems हवे में बात नहीं करूंगा, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई आपको कोर्स नहीं बेचना है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। वी आर अ इंस्टीट्यूट नहीं बोलना चाहते हम, वी आर अ सेट ऑफ फ्रेंड्स जो आपको ये मदद करेंगे कि भाई आपकी पढ़ाई में जो जो प्रॉब्लम्स है ना, उन पढ़ाई के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, बहुत कुछ है, वहां पे बहुत हजारों लोग हैं, बहुत भीड़ है, हमको वहां नहीं जाना है, वो तो कोई भी कर देगा। लेकिन उसके बाद तुमको जो घर पे आके तुम पढ़ाई करते हो तब तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। जैसे वाला है, जैसे अभी शांतिका ने जो प्रॉब्लम बताया, जयेश ने जो प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर मैं आऊंगा, खाली मेरी थोड़ी सी स्टोरी खत्म होने दो। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता है, जैसे ही तुमको ये चमक गया कि ये क्वेश्चन मुझे पिक करना है, ये क्वेश्चन मुझे छोड़ देना है, तुम अपनी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करोगे। और नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करने का फायदा क्या क्या है मैं बताता हूं। सी, आज तक तुम लोगों ने बताया होगा कि क्वेश्चन गलत कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 मार्क कटेगा। बट वो 1 मार्क नहीं कटता, बहुत कुछ कट जाता है, वो बताता हूं अब, क्योंकि ये एक बहुत सिंसियर स्ट्रैटेजी वाला गेम है। 1 मार्क नहीं कटता है तुम्हारा क्या क्या कट जाता है वो सुनो। हमने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन गलत किया, तो वो क्वेश्चन में जितना समय हमने डाला था वो पूरा समय नेगेटिव मार्किंग है, वो तुम्हारा समय लॉस है, क्योंकि उससे कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं आया। प्लस जो 1 मार्क नेगेटिव गया है वो कहां से आया, तुमने जो 2 साल मेहनत करके कहीं एक क्वेश्चन उस पेपर में सही किया था, वो करेक्ट क्वेश्चन में से खींचा हुआ 1 मार्क है। मतलब जो तुमने कमाया था उसमें से तुम लुट गए हो, तो 4 मार्क कहीं और कमाए थे ना, उसमें से 1 मार्क लूटा गया है। तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय, वो क्वेश्चन को राइट करने के लिए तुमने जितना प्रिपरेशन वाला समय किया, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी हेल्पिंग यू विद, कि ये सारी प्रैक्टिस करनी कैसे होती है। क्योंकि हर बार हमको क्वेश्चन चूज करने नहीं समझ में आता है, हम गलत क्वेश्चन चूज करने बैठ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद रेगुलर प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ, वो है उनकी डाउट्स आप पूछने जाते हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि आप डाउट्स पूछोगे तो एक तो आपको डाउट क्लास में जाना पड़ता है। जब आप डाउट क्लास में जाओगे इसका मतलब है बाकी लोगों का प्रोडक्टिव जो टाइम है वो तुम्हारा तो वेस्ट ऑफ टाइम है, शायद वो सारी चीजें तुम्हें आती है, मतलब वो टाइम बर्बाद हो गया तुम्हारा। तो एक वो, दूसरा वहां तक जाने का एफर्ट वो एक और बर्बाद हो गया। तीसरी बात, बहुत बार हम डाउट्स पूछते ही नहीं है इस डर से कि फैकल्टी क्या जवाब दे देगी। फैकल्टी भले ही अच्छी हो बट बेचारी हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ रहता है ना, फैकल्टी से कैसे पूछ लो। इसलिए हमने सबने अपने आप को फैकल्टी बुलाना बंद कर दिया है। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं? क्योंकि दोस्त से हम दिल खोलकर बात करते हैं कि भाई मेरी ये तकलीफ है, मेरे को सोल्यूशन दे, मैं सोल्यूशन दूंगा। अब मैं सोल्यूशन देना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई विल टेक नॉट मोर देन 35 to 40 मिनट्स ऑफ योर्स। 40 मिनट में मैं बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज कीप अप विथ मी। अगर कहीं पे कुछ भी चीज अटक जाती है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है, प्लीज मुझे रुकाइएगा और मुझे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्क्रीन शिफ्ट करने वाला हूं,
तो इसका मतलब है अगर आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं, तो प्लीज माइक अनम्यूट करके एक्सक्यूज मी सर बोल दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? या अस्मिता किसी ने हैंड रेज किया उसके बीच में तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे, बट यस सर। मोस्टली तो बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही अपने आप ही मुझे हैंड रेज करके बताइए। अब मैं है ना एकदम बेसिक से चालू करूंगा कि तुम्हारे पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल मेथड टू स्टडी, और इसके अंदर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स एलिमिनेट होते जाएंगे। मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके बताते जाऊंगा कि ये प्रॉब्लम ये चीज करने से तुम्हारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, हमने लेक्चर अटेंड किया, भले ही वो ऑनलाइन अटेंड किया हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके अटेंड किया हो, कहीं पे भी किया हो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए होता नहीं है लेकिन होना चाहिए कि भाई हम घर पे आके उसकी पढ़ाई करें, उसी दिन उसकी पढ़ाई करें। उसकी पढ़ाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारे फॉर्मूलाज। अब हमारे फॉर्मूलाज 1000 जगह पे फैले हुए रहते हैं। बहुत सारे जो अच्छे टीचर्स हैं वो बच्चों को ये एडवाइस करते हैं कि प्लीज अपनी एक फॉर्मूला बुक बनाओ, और ऐसे मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं जो ये बताते हैं कि भाई फॉर्मूला बुक बनाना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। तो इन सब चीजों को लेकर हमने सारे प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो फॉर्मूला बुक बनाता भी है उससे कभी कभार बहुत सारे फॉर्मूलाज छूट जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज अपनी टेक्स्ट बुक में इतने स्कैटर्ड हैं कि 2,500-3 हजार फॉर्मूलाज में कुछ फॉर्मूलाज छूट सकते हैं, और वो जब तक एकदम लेट नहीं हो जाता तब तक रियलाइज नहीं होता कि ये फॉर्मूला मेरे से छूट गया। तो हमने इन सारी चीजों का थोड़ा सा एक सोल्यूशन निकाला है। प्लस जब आप रिवाइज करने बैठोगे और वो कोई फॉर्मूला देखोगे तो अरे यार ये जब पढ़ा था तब तो बहुत अच्छे से आता था, अब नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे का सोल्यूशन हमने बनाने की कोशिश की है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला शीट क्या करती है। तो मैं जाऊंगा, मेरा कोई भी एक चैप्टर चल रहा होगा तो उसका मैं कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करूंगा, से मोशन इन 2D चल रहा होगा, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आज मुझे आज रिलेटिव मोशन पढ़ाया गया है, और रिलेटिव मोशन में ये 6 कॉन्सेप्ट्स और हैं। हाँ यार ये सभी का फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप क्रिएट कर लो कस्टमाइज्ड माइक्रो फॉर्मूला शीट, मतलब जितनी छोटी चाहिए उतनी छोटी बन सकती है। मैं बताने के लिए आपको पूरे चैप्टर की फॉर्मूला शीट क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है? अब ये फॉर्मूला शीट क्रिएट हो गई, मैं इसको नाम दे दूंगा, ठीक है? मैंने मोशंस करके इसको नाम दे दिया, आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है? अब ये कस्टमाइज्ड फॉर्मूला शीट मेरे सामने आ गई। अब ये फॉर्मूला शीट क्या क्या करती है? पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट के डेफिनेशन वगैरह नहीं होते हैं या फॉर्मूला स्टेटेड नहीं होता है, यहाँ पर फॉर्मूला और कंसेप्ट के डेफिनेशन के साथ साथ उससे रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन मेंशन होता है, और ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है ताकि बच्चों आप लोग बहुत आसानी से चीजों को अप्रोच कर सको, समझ सको, और इसी फॉर्मूला शीट को आप शॉर्ट नोट की तरह ले सको। मतलब बार बार आपको पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स देखते जाओ, तुम्हारा रिवीजन बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। इस चीज को जैसे ही आप पढ़ोगे, हम जनरली गलती क्या करते हैं, हम सारे फॉर्मूलाज एक साथ पढ़ लेते हैं, सारे फॉर्मूलाज एक साथ पढ़ने के बाद असाइनमेंट करने बैठ जाते हैं। जैसे ही फॉर्मूलाज करने के बाद असाइनमेंट करने बैठते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये हो जाता है कि भाई हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला स्ट्रांगली किया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला स्ट्रांगली नहीं किया हुआ है। उस चीज के लिए बहुत एक्सक्यूज मी सर, श्रावणी ने हैंड रेज किया है। वो तो बहुत पहले से किया हुआ था, फ्रेश रेस किया तो फ्रेश भी सुमित ने भी किया था बीच में। हाँ बताओ श्रावणी, बताओ। ठीक है, आई थिंक उससे गलती से हो गया होगा। ओके ठीक है, सो हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम सारे फॉर्मूलाज एक साथ करते हैं, उसकी असाइनमेंट एक साथ करते हैं, और ये सब जंबल्ड अप हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। क्या चेंज किया है? चेंज ये किया है कि आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़े या जब भी कोई फॉर्मूला पढ़े, तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बहुत ध्यान से सुनना, उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कैसे? यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन दिखा, अब यहां पे आप आंसर लिखोगे। अच्छा मेरा तो तुक्का लग गया, सॉरी, ठीक है चलो तुक्का लग गया। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। यहां पे मैंने क्वेश्चन किया, अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है? अब ये गलत होने पर हम जनरली क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन देखने बैठ जाते हैं। मैं भी देखता हूं, हम भी सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा ये गलती कर दी, ओ आई एम सो सॉरी करके हम निकल जाते हैं। हम हमारी मिस्टेक्स ऐसे ही देखते हैं,
हम हमारी मिस्टेक्स ऐसे ही देखते हैं और इन मिस्टेक्स का हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई सॉल्यूशन और नहीं होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझनी कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमने यहां पर थोड़ा सा चेंज लाया हुआ है। हमने यहां पर आपको नोट माय मिस्टेक करके एक जगह बताई हुई है, यहां पे आप अपनी गलती नोट कर लो। वंस यू नोटेड योर मिस्टेक, व्हाट विल हैपन इज यू नो वेदर यू डन अ कैलकुलेशन एरर और तुमने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया है। अगर कॉन्सेप्ट गलत लगाया हुआ है तो आप इसको क्लोज करोगे, आप फिर से जाओगे उस क्वेश्चन में जाने के बाद आप देखोगे कि इसमें एक शॉर्ट वीडियो का प्ले का बटन है, तुरंत उस कॉन्सेप्ट का छोटा सा वीडियो देख लो। अब मेरा एक प्रॉब्लम है, जो YouTube पर लेक्चर्स हैं या जो बहुत जगहों पर फ्री वाले लेक्चर्स हैं, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस मटेरियल को रेफर करने जाते हो, एक तो पहले तो आपको उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, प्लस जब आप उसको ढूंढने बैठते हो तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि क्योंकि वो यूट्यूब पर है, कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू सभी को आनी चाहिए, तो यूट्यूब पर है तो वो उन्होंने क्या किया हुआ है 10 मिनट का कॉन्सेप्ट, जो चीज 10 मिनट में समझाई जा सकती है उसको समझाने के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लगा दिए। अब जब आप एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लगा देते हो किसी चीज को करने में जो चीज 10 मिनट में हो सकती है, तो आपके प्रोडक्टिव टाइम का वेस्टेज है। तो हमने उस चीज को कट कर दिया है। हमने बिना किसी तामझाम के, बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कोई ग्राफिक्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल पेन टैबलेट के वीडियोस 90% ऑफ द टाइम्स, 10% शायद गलती से फैकल्टी ने अपनी शक्ल दिखाई होगी, और वो भी गलती से नहीं दिखाई होगी, इसलिए दिखाई होगी कि वो कॉन्सेप्ट समझाने का बेस्ट तरीका है कि आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी फैकल्टी के साथ में ले लो। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जो 10 मिनट में आपको ये बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। बात नहीं करनी है। यहां पर हम क्या करते हैं कि जो 2 डायमेंशनल मोशन आवाज ये तो है ना अस्मिता? यस सर। है, इसको सॉल्व करने के लिए पूरे वीडियो में कहीं पे फैकल्टी Here to पहली क्योंकि उसको मना और किया गया है 20 कि जितनी जरूरत है उतना ही दिखाओ बच्चों को, उससे ज्यादा मत दिखाओ। सो इससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, प्लस तुम 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब फिर से ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तब तुम फैकल्टी के पास नहीं जा सकते। यहाँ पर तुम्हारे पास तुरंत यूनिट दिया हुआ है, क्लिक करो और वो वीडियोस देख लो, कोई टेंशन नहीं है। सारे वीडियोस बहुत सीनियर फैकल्टी ने बनाए हुए हैं, हमने इसको पूरा वेट किया हुआ है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। खाली इतना है, हमने वीडियोस बहुत सिंपल रखे, बस ये सिंपल वीडियोस रख दिए हैं आप लोगों के यूसेज को, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप चीजें देखोगे तो इसके अलावा जैसे ही आप बैक जाओगे, बैक जाने के बाद आपको हमेशा ये आपका क्रिएट किया हुआ फॉर्मूला शीट आपको दिखता रहेगा, लेकिन उसमें भी यहाँ पर दिखेगा आपको इनकम्प्लीट या कंप्लीट। इनकम्प्लीट कब तक दिखेगा? जब तक आपने सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लिया। आपने अगर ये नहीं किया तो आपको ये इनकम्प्लीट दिखेगा, वरना ये कंप्लीट होते जाएगा। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला शीट वर्क्स। अब आपको याद है हमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोट माय मिस्टेक किया था, उसके साथ क्या करना है? नोट माय मिस्टेक के साथ ये करना होता है कि आप अपने प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में आपको यहाँ पर मिस्टेक्स वाला ऑप्शन दिखेगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि आपने जो भी गलतियां करी है ना, सब यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो गई है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? सब गलती डॉक्यूमेंट हो गई। करेक्ट, सारी गलती डॉक्यूमेंट होने ही वाली। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने ये क्वेश्चन देख लिया, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, इसमें मैंने गलत कॉन्सेप्ट लगा लिया था, ठीक है, मैं रीअटेम्प्ट में जाऊंगा। मैं रीअटेम्प्ट में जाने के बाद आई एम सो सॉरी, रीअटेम्प्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये क्वेश्चन है। अभी इसका तो आंसर मैंने देख लिया, मुझे पता है इसका आंसर सी है, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मुझे क्या करना है? मैं मिस्टेक्स में गया, मिस्टेक्स में रीअटेम्प्ट में गया, रीअटेम्प्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे हेल्प सेक्शन में जाऊंगा और देखूंगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। अच्छा, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि ये मेरा वीक एरिया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं आपके सारे वीक एरियाज एक जगह पे लेके आता हूँ। इससे क्या होगा, आपके पास एंड में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होगा। हाँ जी, आपके पास एंड में रिवीजन के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं तब आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप सिर्फ अपनी गलतियां या जिस एरियाज में आप वीक हो वो एरियाज कवर करो। यू डू नॉट, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप कोई भी, प्लीज ध्यान से नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनिएगा, आप कोई भी अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक
फिर से पढ़ें जिसमें आपने गलतियां नहीं करी हैं, वो आपके अनप्रोडक्टिव टाइम का हिस्सा है। मुझे पता है हमें वो चैप्टर करने में मजा आता है जिसमें हम ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हैं ताकि अपने को अपने बारे में अच्छा लगते रहे, लेकिन दैट इज नॉट द नीड ऑफ द आवर। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? द नीड ऑफ द आवर इज दैट वी मेक श्योर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वी मेक श्योर कि भाई हम अपनी गलतियों पर काम करें रादर देन रिपीटिंग आवर मिस्टेक्स, हम नई गलतियां क्रिएट करते जाए। तो जितनी आप गलतियां कवर करते जाओगे उतना आपकी पढ़ाई का रिविजन बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। हर जगह पे इसी तरीके से आपकी मिस्टेक्स कवर होती जाएंगी। आप जैसे ही मिस्टेक्स के हेल्प सेक्शन में जाओगे, सॉरी मैंने वो तो किया ही नहीं, जैसे ही आपको ये दिख गया, ये दिखने के बाद आप इसको क्लिक करोगे तो पूरा स्टडी मटेरियल खुल जाएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल को पढ़ने के लिए आपको क्या जरूरी है। पहला वीडियो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है, अगर उतने में आपका काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको और हेल्प चाहिए तो और एक 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपको इस चीज को याद कैसे रखना है। फिर अगर आपको इसमें कैलकुलेशंस करने नहीं जमना है तो आपको ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि इस चीज को अप्लाई कैसे किया जाता है, आप रेगुलर कॉमन गलतियां क्या करोगे, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई। प्लस आप जैसे ही फॉर्मूला शीट में जाओगे आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे इस चीज का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या होगा। सॉल्व एग्जांपल्स में 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको थियरी भी दिखेगी। जैसे ही आप थियरी में जाओगे आपको पढ़ने मिलेगा सब कुछ कॉन्स्टेंटली। और इस थियरी के साथ साथ एक जादू की गिफ्ट भी है, और वो गिफ्ट ये है कि हम आपको प्री रिक्विजिट्स भी बताएंगे कि इस चैप्टर को समझने के लिए कौन सा पुराना टॉपिक है जो तुमको आना चाहिए। इस प्री रिक्विजिट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्री रिक्विजिट्स है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज उसको भी क्लिक करके वो भी खत्म कर लो। कोई भी चीज कहीं पर भी तुम्हारा लर्निंग गैप नहीं होना चाहिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन नहीं समझने का सबसे बड़ा रीजन हो कि आपको उसका प्री रिक्विजिट्स नहीं आता है या आप उसके कनेक्टेड टॉपिक से वीक हो। तो ये चीज कवर करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आप वापस जाएंगे, वापस जाके यू विल कीप ऑन लर्निंग इट इन अ बेटर वे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स रेगुलरली रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो जयेश ने भी प्रॉब्लम बताया था, जो शांतिका ने भी प्रॉब्लम बताया था, उन सबका तोड़ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस दोस्त में भी है, और दूसरा दोस्त जो है वो स्पीड बूस्टर दोस्त है। इन दोनों जगहों पे उसका तोड़ है। ये वाला सेक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे फेमस सेक्शन है हमारे पूरे अकेडजा के प्लेटफॉर्म पर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन है हमारा प्रैक्टिस दोस्त। अब प्रैक्टिस में कौन सी चीजें आ जाती हैं? प्रैक्टिस में आपके पास असाइनमेंट्स आ जाती हैं, टेस्ट आ जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाती हैं। जो बच्चे एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुपर टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी असाइनमेंट में क्या नया है। ये तो आप बोलोगे कि सर असाइनमेंट तो हमको भी मिलती है, लेकिन तुमको जो असाइनमेंट मिलती है ना, वो टीचर ने ऐसे ही अपने दिमाग के हिसाब से डिजाइन करके दे दी है। वो तुम्हारे हिसाब से एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैं मीरल एज ए स्टूडेंट, मैं चाहूंगा कि मुझे वो असाइनमेंट मिले जो मेरे लिए जरूरी है। तो हमने यहाँ पर वो कस्टमाइजेशन किया हुआ है कि आपको अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपका काम करना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है और असाइनमेंट में टीचर ने 100 क्वेश्चन दे दिए, क्यों करने हैं भाई 100 क्वेश्चन? क्यों करने हैं 100 क्वेश्चन जब मुझे वो टॉपिक समझ में आ गया है? तो मुझे अगर कोई टॉपिक समझ में आ गया तो मैं उसके 10 क्वेश्चन में समझ कर सकता हूं। वेरिएशंस ट्राई कर लिए मैंने। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे और प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन टीचर ने सिर्फ 20 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो क्या करना है? मुझे तो ज्यादा चाहिए थे। सो ऑल दैट कस्टमाइजेशन वी हैव क्रिएटेड। आपको पूरे चैप्टर वाइज या किसी एक कॉन्सेप्ट वाइज भी आप अपनी असाइनमेंट क्रिएट करवा सकते हो। असाइनमेंट क्रिएट करवाने के लिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आप चूज करोगे। आपकी कितनी पढ़ाई हुई है? सर मेरी तो बहुत अच्छा टॉपिक हो गया, हार्ड लेवल की असाइनमेंट चूज कर ले भाई। नहीं सर थोड़ा एवरेज हुआ है पढ़ाई, मीडियम लेवल चूज कर ले। तुझे क्या चाहिए वो तू चूज कर बेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपके सामने 4-5 चीजें और आ जाएंगी। अब ये चॉइस नीट के बच्चों के पास नहीं होगी, ये सिर्फ जेई के बच्चों के पास होगी, क्योंकि नीट में सिर्फ एक ही स्टाइल के क्वेश्चंस आते हैं, जेई में मल्टीपल स्टाइल के क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट के बच्चों के लिए फिर मैं क्या करूंगा, अब नीट का जैसे मैं स्टूडेंट हूं, मैं बोलूंगा यार मुझे सिंगल करेक्ट है ना सिर्फ 5 ही चाहिए, मल्टीपल करेक्ट के भी 5 क्वेश्चन चाहिए, इंटीजर स्टाइल 5 चाहिए। मैसेज नहीं करना है, मैच द करेक्ट बाद में करूंगा। मुझे ये 3 स्टाइल के 5-5 क्वेश्चन दे दो भाई। तो ये वॉइला, ये आपकी कस्टमाइज्ड असाइनमेंट शुरू हो गई। 15 क्वेश्चन की असाइनमेंट है जिसमें 5 क्वेश्चन सिंगल चॉइस है, 5 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है, और 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास इंटीजर स्टाइल के दिए हुए। ठीक है, वंस यू फिनिश दिस असाइनमेंट
तुम्हारे सामने इस तरह से तुम्हारा असाइनमेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा। ये तो सब लोग कर देते हैं। हेल्प मी इंप्रूव क्या है भाई? हेल्प मी इंप्रूव ये है कि आपको ये असाइनमेंट खत्म होने के बाद तुरंत इमीडिएटली पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे कौन से फंडास गलत है। यहाँ पे तो हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इसलिए सारे फंडास गलत दिखा रहा है, बट जनरली यहाँ पे 2 या 3 फंडास होंगे। तुरंत देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट पता है, हाँ पता है, चलो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो मैं टीच मी में जाऊंगा, टीच मी में जाने पर फिर से मेरा स्टडी मटेरियल खुल जाएगा और मैं फिर से पूरा लर्निंग लूप कंप्लीट कर लूंगा मेरा। दिस विल मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग एट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि तुम जितना पढ़ रहे हो उसका आउटकम ये आए कि तुम इफेक्टिवली सारी गलतियां एलिमिनेट करते जाओ एट द बिगिनिंग इटसेल्फ। बार बार करने का टाइम नहीं मिलता। वंस यू हैव फिनिश्ड दिस, उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार असाइनमेंट तो ठीक हो गई। अब असाइनमेंट के बाद टेस्ट आती है। जनरली हमारी प्रैक्टिस में और टेस्ट में मिनिमम 10 से 15 दिन का गैप होता है और उस 10 से 15 दिन में और भी सिलेबस कवर हो जाता है। तो जब तक हमने किया हुआ टॉपिक की टेस्ट देने बैठते हैं तब तक बहुत सारा आगे का सिलेबस भी कवर हो गया होता है। तो जब हम टेस्ट देते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कुछ चीजें नहीं आती, तो उसका रिवीजन कैसे करें। इस तरह से जेई और नीट के बच्चों की सबसे फेमस वर्ड अपनी प्रिपरेशन लाइफ का वो है बैकलॉग। बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। मैंने अब तक बैकलॉग का नाम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे इस मोमेंट तक आपको लाना था। बैकलॉग बहुत बड़ी परेशानी है। 12th के किसी भी बच्चे से पूछ लेना, किसी भी ड्रॉपर से पूछ लेना, भाई साहब मतलब बैकलॉग ऐसा वर्ड है जिससे आज तक कोई नहीं बचा है। मतलब कोरोना से भी बहुत गंदा वाला वर्ड है, वो वायरस है। इतना बड़ा वायरस है बैकलॉग कि हर बच्चे को लगता ही लगता है। क्यों लगता है? बस इसी गैप की वजह से लगता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उधर से लेके टेस्ट के बीच में का समय इतना ज्यादा हो जाता है कि टेस्ट में की हुई गलतियों को हम ठीक नहीं कर पाते क्योंकि उसके आगे का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो मैं करंट सिलेबस करूं कि पुराना टॉपिक उठा के बैठ जाऊं? अगर मैं पुराना टॉपिक उठा के बैठूंगा तो करंट वाले सिलेबस की वाट लग जाएगी। तो ये मेरे साथ होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमारा सबसे बड़ा सजेशन ये है कि भाई रोज जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, दिन खत्म होते ही सोने से पहले एक 15 मिनट का शॉर्ट टेस्ट दे दो। और क्योंकि हम इस आइडिया से इतना कन्विंस्ड है कि इस आइडिया से बच्चों की परफॉर्मेंस जेन्युइनली इफेक्ट होती है और जेन्युइनली पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, हमने ये चीज फ्री रखी हुई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कभी भी ज्वाइन हो सकते हो और रोज जितनी चाहे उतनी रोज की टेस्ट मांग सकते हो। आपको टेस्ट देने में हम बनाकर आपको टेस्ट दे देंगे। इसका हम कोई चार्ज नहीं करते, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। आप सिर्फ एक लॉगिन क्रिएट कर लो अकेडजा की साइट पे, अकेडजा के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओगे तो आपको फ्री टेस्ट मिल जाती है रोज के रोज। रोज दे दो एक 15 मिनट की टेस्ट। रोज बोलो कि सर आज पूरे दिन में मैंने क्या पढ़ा है, लेट्स सी वो टेस्ट कैसे मिलती है। मैं बोलूंगा सर अभी हम मैथ्स में जाते थोड़ा, सर पैराबोला चालू है, पैराबोला में हमको आज टेंजेंट टू पैराबोला पढ़ाया गया है और मैंने आज इसका पूरा रिवीजन कर लिया है, मुझे इसकी एक 15 मिनट की मेंस लेवल की टेस्ट दे दो। यहाँ पे मेंस का भी ऑप्शन है, एडवांस का भी ऑप्शन है, बिटसेट का भी ऑप्शन है। नीट के बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं आता है, उनको सीधा टेस्ट क्रिएट, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप मल्टीपल चैप्टर से चाहते हो या नहीं। अब मल्टीपल चैप्टर्स का मतलब क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस चाहिए कि इंडिपेंडेंटली सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब पढ़ाई कर रहे हो तब ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करना, जब रिवीजन कर रहे हो तब इसको यस कर देना ताकि आपको जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल सके उतने मिल जाए। वंस यू क्रिएटेड दैट, फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। 15 मिनट का टाइम है, चलो 15 मिनट का टाइम है तो सर 15 मिनट की टेस्ट बना के दे दो। इजी, मीडियम की हार्ड, सर अच्छी पढ़ाई हो गई है मीडियम दे दो या हार्ड दे दो चलेगा। तो मीडियम बोल दो तो मीडियम क्रिएट कर देंगे, हार्ड बोलोगे तो हार्ड क्रिएट कर देंगे। 15 मिनट की टेस्ट मिलेगी। टेस्ट खत्म होने के बाद, सॉरी टेस्ट शुरू होने के बाद आपके सामने इस तरह से पेपर आ जाएगा। अब यहां पर नीट के बच्चों को 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मिनट में सॉल्व करने के लिए। वंस यू फिनिश दिस टेस्ट, ठीक है, तुम्हारे सामने फिर से यहाँ पे एनालिसिस आ गई। लेकिन इस एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा फेवरेट पार्ट है बी और डेंजर एरियाज। ये क्या बताता है, अरे यार आज पूरे दिन में पढ़ाई करने के बाद भी मुझे स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट नहीं पता है, आई शपथ फिर से करना पड़ेगा। यू विल बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हारा कौन सा एरिया वीक है, रादर देन हैविंग अ बैकलॉग। नेक्स्ट डे सीधा क्लास में जाओ, फैकल्टी को बोलो सर कल आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ाया था ना, नहीं समझ में आया, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बन गए लेकिन टेस्ट के हिसाब से नहीं बन गए, प्लीज बताओ मैंने क्या गलती करी है। तुरंत तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, वहीं के वहीं प्रॉपर हो जाएगा, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। रोज की टेस्ट दो,
सोने से पहले 15 मिनट डेडिकेट कर सकते हो। मैं जानू तो सही कि मेरा दिन प्रोडक्टिव था कि नहीं था, हिसाब तो रखूं उस चीज का। और क्योंकि मैं बनिया हूं, मैं तो हिसाब रख ही देता हूं भाई, मैंने आज के दिन में क्या किया है, एंड ऑफ द डे मैं डायरी में लिखता हूं कि मैंने क्या किया है। सेम चीज है तुम्हारे लिए, तुमने जो किया है उसको असेस कर लो कि क्या किया है, वॉज इट प्रोडक्टिव और नॉट। अगर रोज नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक बार डेफिनेटली करो, इससे ज्यादा वक्त मत डालो, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब ये खत्म होने के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 1975 से लेकर आज तक के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज पढ़ सकता हूं, वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहां पर जो जेई एडवांस के बच्चे हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन होता है जेई सुपर टफ क्वेश्चंस। ये सुपर टफ क्वेश्चंस आपको चॉइस देता है कि आप प्रैक्टिस करो, कोई भी चैप्टर आपका खत्म हो गया है, उस चैप्टर के 10 या 20 क्वेश्चन जैसे चाहिए वो अफलातून डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इसको प्रैक्टिस करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस और सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद सफिशिएंट टेस्टिंग करने मिल जाएगा। सो दिस विल सॉल्व 30 to 35% ऑफ योर प्रॉब्लम्स, और मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। 2 हफ्ते तक इसको अगर आप यूज करोगे और ये नहीं होगा ना, तो मैं आपको पूरा पैसा रिफंड कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अपने मार्क्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बाद हमने जो बात की थी बार बार कि सर क्वेश्चन देख के मुझे चमकना चाहिए, जैसे जयेश तुम्हारा भी प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को पूरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बराबर है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, गुजराती मीडियम से आते हैं, मराठी मीडियम से आते हैं, या अपनी अपनी लोकल मीडियम से आते हैं। भाई 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 10th स्टैंडर्ड की, तो 22 में से कोई भी लैंग्वेज से बच्चा पढ़ के आ रहा होगा, उसको तो ये प्रॉब्लम होता ही होता है। लेकिन प्लीज इसमें सरप्राइज मत होना, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो तुम लोगों के पास कोई डिसएडवांटेज नहीं है, हम इस चीज को आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें जो चमकना है वो ये है कि इस क्वेश्चन में मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें पूरा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, थोड़े कीवर्ड समझो, थोड़े कीवर्ड्स समझो, खाली कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों इससे बढ़ेंगे। ठीक है, आप गए किसी भी एक चैप्टर को सिलेक्ट किया, ठीक है, सर्कुलर मोशन सिलेक्ट करते हैं। अब सर्कुलर मोशन में जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद की एक्सरसाइज है ये। तो सर्कुलर मोशन का चैप्टर मेरा खत्म हो गया, मेरे सामने 10 क्वेश्चन दे देगा ये क्लिकिंग पावर। 10 क्वेश्चन को मुझे 4 मिनट में आइडेंटिफाई करना है। 4 मिनट मतलब 240 सेकेंड्स, मतलब 24 सेकेंड्स में हर क्वेश्चन को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, मुझे लगता है इसमें रिलेटिव सर्कुलर मोशन लगेगा। अब ये रिलेटिव मोशन इन सर्कुलर मोशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? उसका रीजन आपको सॉल्यूशन देख के या खुद सोच के नहीं करना है, यहां पर आपकी मदद करने आपका दोस्त आ जाएगा, अकैडजा का दोस्त। ध्यान से सुनिएगा, ये वॉइस क्लिप इसके साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन में एंट्री कैसे मिलती है कि क्वेश्चन में मेंशन है कि स्मॉल बीट जो है उसको ऊपर से यहाँ पे फैकल्टी ने क्या बोला कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि स्मॉल बीड, आपको ये वाला पार्ट दिख गया कि हाँ भाई स्मॉल बीड इज द कीवर्ड। रिलीज करा गया है एंड टू फाइंड द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर। अब इसका मतलब ये पूछा गया है आपसे, तो ये कीवर्ड है, आपको बीड का फोर्स, बीड ने वायर पे कितना फोर्स लगाया ये ढूंढना है। तो ऐसे आपको कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने होंगे ये बताएगी फैकल्टी, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा इसको आगे। ये कॉन्टैक्ट फोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ऑन द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ पर ऑप्शन में सी और डी पार्ट में रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड दोनों मेंशन है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर ऑप्शन देख के भी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो ये भी फैकल्टी बता रही है, ध्यान से सुनो। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं पे इसका कॉन्टैक्ट लूज हो और आउटर या इनर कॉन्टैक्ट यहाँ पे रीएस्टैब्लिश हो, तो इसके थ्रू आपका जो क्वेश्चन है वो रिजल्ट की तरह मूव करेगा। मतलब ये आपकी सोचने की क्षमता पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिखाया है। सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए होगा एट द एंड ऑफ द डे तो आपको मिल जाएगा,
लेकिन पॉइंट ये है कि इसको सॉल्यूशन देखना ही नहीं है हमको। हमको क्या देखना है, हमको ये समझना है कि कीवर्ड्स क्वेश्चन में कौन से ऐसे शब्द हैं जिसे मुझे सुन सुन के पकड़ लेना है। अब ये गलतियां हम एक बार कर लेंगे, 10 क्वेश्चन फिनिश कर लिए, उसके बाद भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से सेम चीज करेंगे। प्लीज समझिए, आपको सेम चीज करने में कोई नहीं रोकेगा, इस पे आप अनलिमिटेड टाइम सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा इस चीज को। और जितना आप इस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्वेश्चन देख के चमकना शुरू हो जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है। अब जो सेकंड फेज है, जो स्पीड बूस्टर दोस्त का सेकंड फेज है, वो है पिकिंग पावर। अब ये पिकिंग पावर नीट के बच्चों के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नीट के बच्चों को सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होने वाले आपके क्वेश्चंस। ऑन दी अदर हैंड जेई के बच्चों को ये चॉइस करनी होती है कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूं, कौन सा क्वेश्चन बाद में करूं, कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जो ज्यादा आसान है, वो मैं पहले कर लूं ताकि मैं सही चीज सही जगह पर अटेम्प्ट कर लूं। मतलब अगर पहले 2 घंटे में मैंने 40 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत दबा के मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, मुझे पता है कि मैंने करेक्ट कर दिया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो, पहले 2 घंटे में मेरे को लगेगा कि मेरे को 160 मार्क सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने 160 मार्क कर लिया, मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कॉलेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं टेक्निकली पहुंचना शुरू हो जाऊंगा। इसका मतलब है अगले 1 घंटे में मैं डिसाइड करूंगा कि मैं अगर 5-6 क्वेश्चन और सही कर लेता हूं जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं 200 के आसपास पहुंच जाऊंगा। 200 के आसपास पहुंच गया मतलब मेरा एनआईटी सिक्योर हो गया। दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव योरसेल्फ, बट फॉर दैट यू विल हैव टू रीच टू द लेवल, आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि आप पहले 2 घंटे में 40 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके कि ये 40 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने। यहां पे मैं गलती नहीं कर सकता क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस है, ये 1-1, 2-2 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस है, मैं इसको पहले अटैक करूंगा। तो ये पिकिंग पावर हम यहां से आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे ही आपने वो हम सर्कुलर मोशन को ही लेंगे फिर से। सर्कुलर मोशन में हमने क्लिकिंग पावर सीख ली, चमकना आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और अब अरे फिर से टेस्ट आ गई। ये टेस्ट लेकिन थोड़ी अलग है। क्या अलग है? इस टेस्ट में आपको 5 क्वेश्चन ऐसे चूज करने हैं जो आप पहले सॉल्व करोगे, 5 क्वेश्चन ऐसे चूज करने हैं जो आप बाद में सॉल्व करोगे। हर चैप्टर के साथ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे दिखा गया ये इंटीजर स्टाइल का क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें, द मैक्सिमम टेंशन, ये तो मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरे ये पेंडुलम का क्वेश्चन है, मैं कर लूंगा। नेक्स्ट, ये मैं नहीं कर सकता था, मैंने यहाँ पे गलती की। क्या गलती की? मैंने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया। क्यों गलत क्वेश्चन चूज किया? फैकल्टी से सुनो, फैकल्टी ने 1.5 मिनट का एक्सप्लेनेशन दिया है, सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये क्वेश्चन बेसिक सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है, बट इसमें आपको स्ट्रिंग का लेंथ नहीं दिया हुआ है, रादर आपको टाइम पीरियड मेंशन है। आपको पता है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t = 2π√L/g, वो तो कांस्टेंट होता है। तो ये आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से आप लेंथ निकालेंगे, आपको लेंथ पता चल गया। अब उसके बाद वो आपका लेंथ एक तरह से सर्कुलर मोशन के रेडियस में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा O और Q के बीच में, क्योंकि वहां पे हाइट गिवन है, तो उसके हेल्प से आप O पॉइंट पर निकाल लोगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी निकल जाएगा तो उसके हेल्प से आप निकालोगे कि वहां पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और mg नीचे की तरफ लगेगा, और वहीं mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों मिलकर टेंशन को काउंटर करेंगे। तो उन लोवेस्ट पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर आपका टेंशन इक्वल होगा mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, और रेडियस जो कि लेंथ ऑफ पेंडुलम है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और ये समझना कि यहाँ पे लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भी अपने आप में एक ट्रिक है, राइट। सो ये आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, इसलिए सबसे पहले आप इजियर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इस क्वेश्चन को आप बात के लिए रखें। समझ गए? तो यहाँ पे इस तरीके से फैकल्टी हर बार आपको मदद करती रहेगी कौन से गलत क्वेश्चन है, कौन से राइट क्वेश्चन है। सो इससे आपकी स्पीड पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वंस यू आर डन विद दिस, ये दोनों चीजें कर ली, फिर आपको एक्चुअल
सिमुलेट करना है कि भाई मैं एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाला हूं इस चैप्टर को लेके, इसकी भी हम तैयारी कराते हैं। एग्जैक्टली लाइक कि जैसे ही पायलट्स अकेडमिकली क्लियर हो जाते हैं कि भाई आप अकेडमिकली आपको सब कुछ मालूम है, अब आप प्लेन उड़ाना शुरू कर दो, तो उनको सीधा प्लेन नहीं दिया जाता हाथ में, उनको एक सिमुलेटर दिया जाता है, एक सिमुलेशन वाले रूम में बिठाया जाता है। वहां जाके वो क्या करते हैं, वहां जाके उनको क्या करना है, एक ट्रायल रन देना है। हम भी वो ट्रायल रन आपको दे रहे हैं। ये ट्रायल रन क्या है, आप रेस विथ योर फ्रेंड में जाओ, सर्कुलर मोशन में गए, हमने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट किया है तो सर्कुलर मोशन उठाते हैं। अब यहां पर मेरे पास रेस करने के लिए 3 ऑप्शंस है, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्वियस है 10 लाख बच्चों के साथ रेस करने वाला हूं, लेकिन मुझे किसके साथ रेस करना है, मुझे अपने दोस्त के साथ बेटर करना है, मुझे दोस्त को आउट परफॉर्म करना है तो मैं दोस्त के साथ रेस करूंगा, मुझे किसी अकेडा यूजर को आउट परफॉर्म करना है तो उसको उसके साथ रेस करूंगा, या मुझे अपना टारगेट रैंक पता है यार मुझे टॉप 1000 में आना है, मैं 1000 रैंकर के साथ कंपीट करूंगा, तो मैं प्रीवियस ईयर रैंकर के साथ करूंगा। मैंने सिलेक्ट किया प्रीवियस ईयर रैंकर, अब यहाँ पे मैं 1000 रैंक सिलेक्ट कर रहा हूं। आपका 5000 होगा तो आप 5000 लिख सकते हो, आपका 100 होगा तो आप 100 लिख सकते हो, जो भी आपका टारगेट रैंक हो वो रैंक इसमें डाल दो। ठीक है, जैसे मैंने ये क्रिएट किया, यहां पर मेरे सामने लाइव सिमुलेटर आ गया। अब ये क्या बताता है पता है, ये मुझे यहाँ पे ऑरेंज लाइन मतलब मैं हूं, ब्लू लाइन मतलब रैंकर है। अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा, इस क्वेश्चन को मार्क करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो मेरा ग्राफ नीचे चला गया, उसका ग्राफ अभी भी स्टैटिक है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करेगा, अपन तो तुक्का मार रहे हैं। तो इस तरीके से ये रेगुलरली बताते रहेगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तुम सारे क्वेश्चंस पहले देख लो, एक बार तुम सारे क्वेश्चंस देख लोगे कि कौन सा पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में सॉल्व करना है, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो जाएंगी। ये नीट के बच्चों को भी मिलता है, लेकिन नीट में 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जैसे तुम्हें ये पता चल गया तुम ये करोगे, ओके चलो नेक्स्ट। अब ये भी गलत हो गया, वापस नेक्स्ट, ये सही हो गया, चलो मेरा ग्राफ ऊपर चला गया, यहाँ पे मेरा परसेंटाइल और ऊपर गया, अब मैं 75% है, लेकिन ये गिरते जा रहा है, क्यों? और उसने भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब उसने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो मेरे आगे निकल गया है, प्लस ओवरऑल भी वो मुझसे बहुत आगे है, क्योंकि उसने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मैंने 3 अटेम्प्ट कर लिए है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, और वंस आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पे मेरे सामने एक ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ दिखाता है कि उसने कैसे परफॉर्म किया और मैंने कैसे परफॉर्म किया। मैंने 4 क्वेश्चन किए थे, इसलिए मेरा पूरा ग्राफ बना हुआ है, उसका टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जैसे ही उसका टेस्ट खत्म होगा यहाँ पे दूसरा ग्राफ भी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल कम टू नो कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज इट टू बी डन, और इसका आगे आप इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आप हेल्प में इंप्रूव में जाओगे, आपको दिख जाएगा आपने क्या क्या गलतियां की है, आप फिर उसकी फॉर्मूला शीट उठाओ या उसकी असाइनमेंट उठाओ, whatever you want to do you can choose that. Once you're done, आपकी स्पीड की पूरी तैयारी हो गई है। तो यहां तक कैसा लगा आप लोगों को बच्चों? अभी और 1-2 फीचर्स बताने हैं मुझे, लेकिन बस एक शॉर्ट रीरन ले लेता हूं, कैसा लगा अभी तक? जयेश भाई छो के गया? सर उसका इंटरनेट का इश्यूज हो गया, उसने मैसेज किया है। ठीक है, शांतिका, now wait for the next feature. Shantika, how much backlog do you have? You can unmute yourself. या और किसने जवाब दिया था? हेलो सुमित, तुम भी बताओ, बैकलॉग है क्या तुम लोगों को? हेलो हाँ, सर एक्चुअली सर मुझे तो 11th में कोई बैकलॉग नहीं है, और अभी तो क्लास 12th में तो मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके रिलेटेड तो कोई बैकलॉग अभी तक नहीं बना है। मतलब जब मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए जाती हूँ तो टाइम बहुत लगती है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। नाउ आई थिंक आई कैन डू इट मच फास्टर देन प्रीवियस। yes you can once you practice every day, no, you will be able to, but backlog नहीं है, that is a very good news, क्योंकि बहुत रेयरली कोई बच्चा इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मेरे को बैकलॉग नहीं है। सुमित, तुमको बैकलॉग है? किसी को बैकलॉग है यहाँ पर? हाँ क्या? सर मेरे सिर्फ लेक्चर के बैकलॉग थे 2 से 3। मतलब जितना पढ़ाया गया है सब कुछ आता है? हाँ सर। तो आईआईटी में सिलेक्शन पक्का है? हाँ सर। वेरी गुड। चलो ठीक है, तो जिनका बैकलॉग नहीं है तो फिर उनके लिए तो वैसे भी ये इशू नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को बैकलॉग होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि शायद
हम तब तक रियलाइज नहीं कर पाते जब तक हमने एक्चुअल क्वेश्चंस टेस्ट के माहौल में नहीं दिए हुए। तो टेस्ट के माहौल में देने के लिए मैं अगर बैकलॉग मेरा क्रिएट हो जाता है तो उस बैकलॉग के साथ कैसे डील करना है मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मेजर बच्चों को तो है नहीं, लेकिन ये फीचर दिया हुआ है, कभी आगे चल के इस चीज की जरूरत पड़े तो वो भी क्रिएट किया जा सकता है। सो बैकलॉग रिमूवर टूल क्या करता है, आपको एक प्लान बना के देता है। ये प्लान किस तरह से बनता है, प्लान 3-4 तरीके से बनता है। कोई भी एक चैप्टर सिलेक्ट कर लो, या उस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो वो कॉन्सेप्ट सिलेक्ट कर लो, या सब कॉन्सेप्ट सिलेक्ट कर लो, जो भी सिलेक्ट करना है वो सारी चीजें सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद तुम्हारे सामने इस तरह से एक स्टैंडर्ड प्लान बन के आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड प्लान क्या बताता है, ये स्टैंडर्ड प्लान उस हिसाब से कंप्लीट करता है अपनी मूवमेंट की, जिस हिसाब से ऑर्गेनिकली चैप्टर को पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो पुराना टॉपिक है उसके बीच में और आज के टॉपिक के बीच में थोड़ा गैप हो गया होता है। तो आज का टॉपिक समझने के लिए मुझे पुराने टॉपिक के इंपॉर्टेंट चीजें पहले कवर करनी चाहिए। तो उसके लिए तुम यहाँ पे पर्सनलाइज में जा सकते हो। पर्सनलाइज में जाने के बाद तुम बोलोगे कि सर अभी मेरे क्लास में क्या चल रहा है, मेरे यहाँ पे अभी ये चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए अब मुझे क्या चीजें करनी होंगी उसके हिसाब से मेरा इंपॉर्टेंस प्लान बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अप्रूव कर दूंगा, ठीक है, मैंने अप्रूव कर दिया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले करने को बोलेगा मुझे कि ये 5 नंबर है, तो तुम इसको इस हिसाब से सॉर्ट कर लो कि जो इंपॉर्टेंट है वो पहले दो और उस हिसाब से तुमको कवर कर सकते हो। तो ये तुम्हारा फ्लो भी मैनेज कर लेगा और तुम्हारी पूरी पढ़ाई भी कवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही तुमने ये सिलेक्ट कर लिया तुम नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे। अब तुम बताओगे कि कितने दिन है तुम्हारे पास। तुम बोलोगे सर दिन का तो पता नहीं, मेरे पास रोज मैं 2 घंटे दे सकता हूँ, तो रोज के 2 घंटे के हिसाब से तो वैसे भी डिफॉल्ट करके आता है। तुम बोलोगे नहीं सर मेरे पास रोज के 3 घंटे है, तो तुम 3 घंटे के हिसाब से चेंज कर लो। मेरे पास 1 ही घंटा है तो 1 घंटे के हिसाब से चेंज कर लो। या अगले 3-4 दिन छुट्टी आ रही है, पूरे 8 घंटे में डाल के इसको खत्म करना चाहता हूँ 2 दिन में, कर दो खत्म। दिस इज ऑल्सो इन योर हैंड, बट हम यहाँ पे खाली आपको फ्लो बना के दे रहे हैं, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके दे रहे हैं, और ये कस्टमाइज स्टडी प्लान आपके हिसाब से बन जाएगा। ये सीधा कनेक्ट करेगा आपके लर्निंग टूल्स को। वंस यू हैव फिनिश्ड लर्निंग एवरीथिंग, you can declare that you've studied this properly and you can practice some questions or you can move to the next concept, ठीक है। So we will, for this study sake, we will move to the next concept। इस तरह से तुम्हारा पूरा प्लान भी बन जाएगा और इसको तुम एनालिसिस की तरह भी देख सकते हो। सेकंड चीज, ये बैकलॉग रिमूवर को तुम एज अ प्लानर भी यूज कर सकते हो। प्लानर कैसे, तुम डिसाइड कर लो कि अगले 5 दिन में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो तुम उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो इसमें कि भाई ये 4 चीजें मुझे खत्म करनी है, इसका रिवीजन करना है, फटाफट खत्म करना है, तो उस हिसाब से डाल दो चारों चीजें, तुम्हारा प्लानर बन के आ जाएगा किस फ्लो में तुम्हें पढ़ना चाहिए। सो दिस इज हाउ द एंटायर पार्ट विल वर्क एंड दिस इज हाउ द एंटायर पार्ट will make sure that you learn everything in a excuse me, in a proper format, ठीक है। So this is how the entire backlog remover दोस्त works। You can keep your reminders also। रोज गूगल में मतलब एक बार के लिए गूगल में डाल दो कि भाई मतलब every day 9 से we will put in 7 PM। So from tomorrow onwards every day 7 to 9 2 hours 9:30 कैसे आ गया, 2 hours will be my backlog का dedication and it repeats daily, ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा ये मेरे लिए पूरा चैनल बन गया। देख लो ये पूरे महीने में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मैं बैकलॉग कवर करने वाला हूँ। रोज 3 बजे भी बैकलॉग कवर करने बैठ रहा हूँ, मतलब ये मैंने अलग अलग शेड्यूल्स बनाए हुए थे तो बच्चों को दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से मेरा कोई बैकलॉग नहीं बचा। So this is how we will be working on and your backlog will get created। And finally to the last part, second last part, short में रिवीजन दोस्त यहाँ पर जो तुमने मिस्टेक्स की है वो, तुम्हारी टेस्ट में जो तुमने गलतियां की है वो, उसके हिसाब से पूरा एक रिवीजन प्लान बनके तुम्हारे पास एक जर्नी बन के आएगी एग्जाम से 1 महीना पहले कि तुम अगले 1 महीने में तुम्हें किस तरह से पढ़ाई करनी है। सो दिस इज व्हाट रिवीजन प्लान विल बी क्रिएटिंग। अदरवाइज सेकंड स्टाइल ऑफ रिवीजन इज 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर्स, कि इस चैप्टर में से ये 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और उसको रैंकिंग दी हुई है कि रैंक 5 क्यों है, रैंक 5 का रीजन क्यों है वो भी दिखाया गया है। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा ये मल्टी स्टार सिस्टम से, तो ये मुझे आता है नहीं आता है पता नहीं है। टीच मी में जाओगे तो ये टीच मी में तुम्हें लेके जाएगा और वहां पे पढ़ाने बैठ जाएगा।
सो वट एवर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, वो तुम्हें दिख जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसको फोर्थ रैंक क्यों दिया हुआ है उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थर्ड रैंक क्यों दिया है उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रैंक 2 क्यों दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ है, इसको रैंक 1 क्यों दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ है। ऐसा है, कोई भी चीज बिना फालतूगिरी के नहीं करता है, टाइम पास नहीं करवाता है, आपसे लॉजिकली सारी चीजें करवाएगा। उसके बाद आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, इन क्वेश्चन का रिवीजन बार बार करते रहो, अपने दोस्तों में बांटना है दोस्तों में बांट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज आप कर सकते हो। और जो लास्ट चीज है, आई विल हैव टू रश थ्रू बिकॉज आई हैव एक्सटेंडेड माई सेल्फ एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट 5 ही मिनट लूंगा। और आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके लिए आप डाउट सॉल्विंग की, जो मैंने इनिशियली बात की थी, वो डाउट सॉल्विंग के लिए हमने एक पूरा अलग से एक दोस्त बनाया हुआ है जिसका नाम है चाणक्य दोस्त। यहाँ पर जाकर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दो, या फिर उसको टाइप करके भेज दो, या फिर अगर कोई क्वेश्चन है कि भाई सर ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, लेकिन मेरे को ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। सी, जो चीज तुमको गूगल पे मिल जाती है उसके लिए चाणक्य दोस्त को यूज करके अपना टाइम बर्बाद मत करो, बट स्पेसिफिक्स दो कि सर ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैंने ट्राई किया, मैं यहाँ पे अटक गई, तो ये दोनों फोटो निकालो और अपलोड कर दो, बोल दो कि सर ये प्रॉब्लम है, कैसे इसको समझो, चमक नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो वंस यू रिकॉर्डेड योर वॉइस, यू कैन गो फर्दर, सिलेक्ट विच चैप्टर विच सब्जेक्ट इट इज, इफ इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, और जैसे अभी शांतिका बार बार बोल रही है कि सर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं क्वेश्चंस, तो वो जनरल क्वेरी में जाओ, तो वहां से फैकल्टी तुमको सॉल्यूशन दे देगा, या फिजिक्स की क्वेरी है, फिजिक्स की क्वेरी में जाओ, केमिस्ट्री में जाओ, मैथ्स में जाओ, कहीं पर भी जाओ, यू सबमिट द क्वेरी। अब मैं सबमिट नहीं करूंगा, नहीं तो क्वेरी सबमिट हो जाती है। तो जैसे ही आप क्वेरी सबमिट करते हो तो आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बन के आता है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक डमी क्वेरी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। लिसन, दिस इज अ क्वेरी व्हिच वी गॉट फ्रॉम अ स्टूडेंट, सो मैंने अपने अकाउंट में भी सेम चीज अपलोड कर दी, सुनो ध्यान से। सर थर्मोडायनामिक्स का पूरा बैकलॉग रह चुका है, मतलब मैं क्लास से बहुत पीछे हूँ और पता नहीं इसको कवर कैसे करूँ। मैंने बहुत बार पढ़ने की कोशिश की, बुक्स निकाले, डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, मतलब समय मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो वक्त है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बैकलॉग क्लियर करना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ। ठीक है, सो इस तरीके से फैकल्टी ने क्वेरी डाली हुई है, सॉरी मैंने क्वेरी डाली हुई है। अब फैकल्टी ने इसका कैसे जवाब दिया था वो सुन लो। हेलो मिरल, आपकी क्वेरी मुझे मिली। आपने जैसा बताया कि एक तो आप में कंसिस्टेंसी की कमी है और मेजर प्रॉब्लम तो मेरे लिए है कि थर्मोडायनेमिक्स पूरा बैकलॉग हो चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो इसका तो कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, मैं बहुत अच्छी सी एक जर्नी आपको बना के दूंगा। अगर आप उसकी हर स्टेप को फॉलो करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपका अच्छा हो जाएगा। पर जो बात आपने कही कंसिस्टेंसी की, आपको समझना होगा कि जेई प्रिपरेशन इज वेरी सीरियस गेम, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी तो लानी होगी। और जो मैं जर्नी आपको बना के दूंगा इसमें सभी इंपॉर्टेंट फंडास के कॉन्सेप्ट वीडियोस होंगे, कुछ फॉर्मूलेस मैं आपको लर्न करने के लिए दूंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो हर चीज आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहो। और एक बार इस जर्नी को पूरा फॉलो करो। इसमें अगर बीच में कुछ भी कंफ्यूजन आए किसी भी स्टेप में, वो भी आप मुझे बताओ, और आफ्टर कंप्लीशन भी मुझे बताओ कि आपका जो स्कोर है, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स को लेके फियर है, क्या वो दूर हुआ है या नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा मुझसे मिल सकते हो, दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस चाणक्य ऐप। सो वंस यू डन दिस, आपको फैकल्टी ने शॉर्टलिस्ट करके वीडियोस निकाल के दिए हैं। यहाँ पर 405 मिनट के वीडियोस दिखा रहा है क्योंकि मैंने पूरा थर्मोडायनेमिक्स बता दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला शीट में आ सकता हूं मैं। ये फॉर्मूला शीट वही फॉर्मूला शीट है जो हमने वहां पे क्रिएट की थी, लेकिन यहाँ पे फैकल्टी ने कस्टमाइज करके दिए कि भाई तू इंपॉर्टेंट चीजें देख ले और इसको प्रैक्टिस कर ले। फिर यहाँ पर फैकल्टी ने एक और चीज करी हुई है कि अब मेरे को प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट दे दिया कि जो मैं चालू कर लूं अपनी टेस्ट से पहले, कि मेरा पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाए। वंस आई हैव डन दिस, ये मेरा बैकलॉग, ये मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। मैं नया क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या फिर से यही चीज फिर से फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एंटायर ऐप इज।
और अब बताओ ये फाइनल, अब ये पूरा चीज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो कैसा लगा? सुमित, बाकी लोग? ठीक है, बेस्ट सर। गुड। तो इसका जो प्राइसिंग है वो है 4499 और 4499 प्लस जीएसटी विच कम्स टू अराउंड 5309 रुपीज। जो बच्चे मेरा सेशन अटेंड करते हैं उनको सेम डे पर परचेज करने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए फायदेमंद है और मैं आज ही के दिन इसको खरीदना चाहूंगा, तो मेरा सेशन अटेंड किया हुआ दिन जो होगा आपका, उस दिन अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज ऑफ मिलता है। वरना आप अगर 24 घंटों में करोगे तो आपको 500 रुपीज तो नॉर्मली ऑफ मिल ही जाएगा। तो 1000 रुपीज ऑफ मिलता है, तो आपका फाइनल प्राइस आ जाता है 4129 के आसपास, मतलब 3500 प्लस जीएसटी कुछ होता है, सो 4129 होता है। अगर आपको आज परचेस करना हो तो जिसने भी आपको फोन कनेक्ट किया होगा, जिस भी मैम ने कनेक्ट किया होगा, तरुणम मैम होंगी या अस्मिता होगी या अनीता होगी या सौमी होगी, चारों में से कोई भी होगा जिसने कनेक्ट किया होगा, प्लीज उसको कॉल बैक कीजिएगा या उनको मैसेज कर दीजिए कि मुझे कोड दे दीजिए आज का, तो आज का कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू गाइस। कोई डाउट है और तो पूछ लीजिए प्लीज। नहीं है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून। और प्लीज टेस्ट देने के लिए उस लिंक में आ जाइएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा टेलीग्राम पे, परचेस करो नहीं करो फ्री में है वो टेस्ट। ऑलराइट, थैंक यू।